In this chapters, we have started to study about the various cell organelles. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं the next cell organelles that we have. It's mitochondria, very famous, very important cell organelle. Mitochondria, which is also known as the powerhouse of the cell. So mitochondria are often called the powerhouse of the cell because वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी की सिंथेसिस करते हैं, जिस पे सेल काम करती है. Because they supply the energy needed for the most cellular activity. कि जो केवल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को. वो सारी जो उसके डेली फंक्शंस होते हैं सेल के, उसको ऑब्जॉर्प्शन करना है, डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, मूवमेंट करनी है, उस सब सारे काम को रिलेटेड जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. द माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स. इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. मींस इसमें दो लेयर्स होती हैं, तो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं. The outer membrane is smooth and porous. See, the outer membrane that we have here, it's smooth and it has pores in it. Whereas the inner membrane is folded into the finger-like projections called cristae. See, as you can see here, this is the inner membrane and it's folded in the like finger-like projection to increase the surface area. And they are called these finger-like projections that have folded are called cristae, which increases the surface area of chemical reactions and facilitate the energy production. इसका काम क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है उसके सरफेस पे, उसका सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो सके और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. इन द माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. हम खाना खाते हैं, वो डाइजेशन में आता है, हम बॉडी में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी कैसे मिलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, उसमें ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो ब्रोक डाउन होता है एनर्जी में. ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पार्शियली टूटता है, पार्शियल मतलब आधा, पूरा नहीं, पार्शियली टूट जाता है वो अपने साइटोप्लाज्म में. एंड बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, पार्ट. तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया. एंड वहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. Now, this process of release of energy by the breakdown of glucose in the mitochondria is called cellular respiration. Cellular respiration. Okay? We have already studied about the, right, हमने previous class में पढ़ा है cellular respiration क्या होता है. जब सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं उनकी प्रेजेंस में जिससे एनर्जी मिलती है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. The energy that is released in the form of a molecule that is called ATP, adenosine triphosphate. जो बेटा एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से वो एटीपी की फॉर्म में होती है. एटीपी करेंसी होती है हमारी एनर्जी की, which acts as the energy currency for the cell and it is used for the most cellular activities. And वो maximum cellular activities में जो एनर्जी यूज होती है बेटा, that is used in the form of ATP. Now there is one more cell organelle which is called plastids. They are the center for food synthesis in the plant cells and beyond. Okay, plastids are very various kind. We are going to study about all those different kinds. Okay, you have learned that mitochondria provide energy to the cell that comes from the food. माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कहाँ से आता है? सेल्यूलोज के, सॉरी, ग्लूकोज के डाइजेशन से, फूड के डाइजेशन से. बट फूड कहाँ से आता है, फूड कैसे बनता है, राइट? वी हैव टू स्टडी आउट दैट. एंड प्लास्टिड को उसमें काफी बड़ा रोल होता है. एनिमल्स कैन obtain their food from the surrounding. जैसे हम इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, कैसे खाना खाते हैं? दे आर इधर हर्बीवोर, पेड़ पौधे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, वट. एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर होते हैं, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं. सम आर लाइक ओमनीवोर, जो दोनों चीजें खा लेते हैं, जैसे इंसान होते हैं. तो उनको खाने से एनर्जी मिलती है बेटा. अगर तुम जाके देखो एट द एंड ऑफ द डे इस अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है इट ऑल कम फ्रॉम सन. एंड जो सन से जो एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते. एंड जो सन की जो एनर्जी बेटा इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू फूड बाय द प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड देन दे मेक एनर्जी, दे मेक फूड. Food is nothing just the stored form of energy, you can say. Yeah. Now, however, though, plants synthesize food in the presence of sunlight. We all know this since class 3 or 4th, we know photosynthesis. But where do plants synthesize their food and obtain energy for the cellular activity? हमने सबने पढ़ा है कि plants synthesize the food in the presence of chlorophyll and sunlight. But कहाँ पे? There's a particular cell organelle which is called plastid.
Plants use a special organelles called plastid for the synthesis and the storage of their food. Okay, plastid एक बहुत बड़ी टर्म होती है. There are three different kind of plastids, different category of plastids जिनका काम होता है food की synthesis and इसकी storage का. Okay, now as you learned that the plant prepare their food by the process of photosynthesis and the presence of sunlight, there's a green pigment that is called chlorophyll. फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होनी चाहिए एंड वाटर होना चाहिए. ये सब मिलके खाना बनाते हैं. And chlorophyll is present in the chloroplast. Now, underline this. The chlorophyll, which is a pigment, is present in the chloroplast, which is a special type of plastic that can absorb sunlight. Now, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक. Also remember, plastid is also a double membrane bound organelle. There are three types: chloroplast, chromoplast, leucoplast. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्लोरोफिल होता है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. Chloroplast is also a double membrane organelle, right? Like the mitochondria. Inside the chloroplast, there is a semi-fluid substance called stroma. Excuse me. So, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है. ओके. Within the stroma, there are disc-shaped membrane structures that contain chlorophyll. जो स्ट्रोमा होता है बेटा उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको थैलाकोइड्स बोलते हैं. इनमें क्लोरोफिल होता है and the light is absorbed by these disc like structures for the photosynthesis. जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको थैलाकोइड्स बोलते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट को ऑब्जर्व करती है देन फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है. And the sugar, the glucose which is synthesized in this process is stored in the stroma along with the starch granules. जो हमारा सेल्यूलोज बन सॉरी जो हमारा ग्लूकोज बना है बेटा वो कहाँ स्टोर होता है? स्ट्रोमा में. जो जेलाटिनस सब्सटेंस होता है ना क्लोरोप्लास्ट का उसमें. एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में मिलके क्या बना लेते हैं? स्टार्च ग्रैन्यूल्स. जो हमारा स्टार्च मांड होता है उसको. And here's the thing, mitochondria and plastid have some features that are similar to certain bacteria. Now here's the thing, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो प्लास्टिड होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं जो प्रिमिटिव हमारे बैक्टीरिया थे उससे सिमिलर होते हैं. दे हैव देयर ओन डीएनए. इनका खुद का डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड अवर प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए. See, as you can see here, as you can see here, it is mentioned here, right? And they have their own DNA, their own ribosomes, and thus उनका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम, तो खुद का वो प्रोटीन बना सकते हैं, खुद भी एज ए इंडिपेंडेंट सेल काम कर सकते हैं. Thus, they can make their own proteins, right? They can make their own proteins. These characteristics suggest that both mitochondria and plastid have an evolutionary history with a single-celled organism. Okay, ये क्या दर्शाता है कि जो हमारे mitochondria and plastid हैं, they have a history with the single-cell organisms. Single-celled organisms. Okay, so हुआ क्या था? This is a theory, okay? पहले ऐसा माना जाता था. This is a theory that shows कि यूकैरियोट्स में जो हमारी प्लास्टिड है एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसे आया. ओके. ऐसा माना जाता है कि जो कुछ यूकैरियोटिक बैक्टीरिया ने कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया था, लाइक उनको निगल लिया था. ओके. एंड फिर वो उनके अंदर आ गए एंड देन दे डेवलप इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके. दिस थ्योरी. तभी हम मानते हैं कि देखो बैक्टीरिया में भी खुद का प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, राइट? सेम गोज फॉर दिस. सो दिस इज थ्योरी दैट सजेस्ट दैट. Are there any other plastid in the cell, plant cell that contain? Always remember, plastids are only present in the plant cell, chloroplast especially. That contains any pigment other than the green pigment. क्या केवल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लास्टिड्स में? क्या कोई और कलर का पिगमेंट नहीं होता प्लांट्स में? होता है बेटा. हमारे पास बेल पेपर होती है, जो हमारे पास शिमला मिर्च होती है, राइट? कुछ येलो कलर की होती हैं, कुछ ऑरेंज होती हैं, राइट? एंड एज यू कैन सी रेडिश, जो हमारी सॉरी नॉट रेडिश, कैरेट्स, जो हमारी कैरेट्स होती हैं, they are also orange. Some flowers, they are also like colored. So of course there has to be some more color giving pigments.
Now, here's the thing. So, how do flowers, fruits, and vegetables acquire their color? कुछ वेजिटेबल्स का खुद का स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे ब्रिंजल हो गया, उसकी आउटर सरफेस लाइक वायलेट कलर या पर्पल कलर की होती है. Same flowers, roses are red, right? Violets are blue. So, in flower petals and fruits, plastid contain pigments other than chlorophyll. Everything. So, flower petals होते हैं, fruits होते हैं, they have plastid that contains the pigment, color-giving pigment, which is different than the chlorophyll. These plastids are called chromoplast. Chromo means color, and plast is just a cell organelle. Okay, their pigments may be yellow, orange, red. Okay, वो red color या orange color या yellow color के pigments हो सकते हैं, and are the sources of the bright color. And these pigments are the sources of the bright colors in flowers and fruits. They do not help in the photosynthesis. Always remember, photosynthesis is only performed by the chlorophyll. Such bright colors helps in attracting the pollinators for the pollinations and fruit-eating animals that helps in seed dispersal. मतलब क्या है बेटा? देखो, जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर की, कलरफुल होती हैं, ठीक है? तो उसको देख के इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट जैसे हमारी हनी बीज आ गई, हनी बीज, वॉस्प्स जो हमारे भंवरे आ गए, वो आते हैं, उसके पेटल्स पे बैठते हैं, उसमें नेक्टर सक करते हैं, तो इनके पोलन ग्रेन्स इन पे आ जाते हैं, यानी फ्लावर टू फ्लावर जाते रहते हैं, और ऐसे ही करके फ्लावर्स में पोलिनेशन होता है, जिसके कारण हमारे सीड्स एंड फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स बनते हैं. से ना कुछ कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो, लेट्स से मैंगो हो गया, बेर हो गया, लीची हो गया, some other fruits. The animals देखते हैं, they are very colorful, very attractive animals आते हैं, इनको खाते हैं, फिर इनके जो बीज बच जाते हैं, इनकी जो गुठलियां होती हैं बेटा, उनके स्टमक में जाती है, then they do feces somewhere, then do excreta, right? And फिर वो जो सीड जो प्लांट के ऊपर था बेटा, वो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके जमीन पे गिरता है, and एक और प्लांट वहां उग जाता है. इसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. ओके, सीड डिस्पर्सल. ये हमारे जो बीज थे ना, उनका फैलाव हो रहा है. ओके, सम प्लास्टिड लाइक पिगमेंट्स आर कॉल्ड कलरलेस. कुछ प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कलर नहीं होता, जिनमें पिगमेंट नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है? दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मीन्स वाइट. ओके, leucoplasts mostly acts as the food storage materials such as starch, oil proteins, जैसे amyloplast is there, इसका काम होता है starch की storage, and they are classified based on the type of food they store. जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटा, वो उनको फर्दर डिवाइड हम कैसे करते हैं कि किस प्रकार का फूड वो स्टोर कर रहे हैं. क्या वो स्टार्च स्टोर कर रहे हैं, ऑयल स्टोर कर रहे हैं, प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सम ल्यूकोप्लास्ट इन द पोटैटो एंड कोलोकेशिया प्लांट सेल स्टार्च, जिसको हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट. Now there's one more cell organelle that is cell. There's also one more cell organelle that is vacuoles. See, the organelles for the storage and support. Vacuoles का काम क्या होता है? Storage and support. The plastids such as chloroplasts help the plant cell to produce food, fruits and temporarily store it. क्लोरोप्लास्ट में जो हमारा फूड होता है, जो ग्लूकोज बना है बेटा, वो टेम्परली स्टोर होता है, हम उसको परमानेंटली वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते. अगर परमानेंटली हम उसको वहाँ स्टोर करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा फूड स्टोर होने लग जाएगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा अच्छे से. Other plastics like leucoplast helps in the storage of food, but where our water, minerals, waste materials are stored. हाँ, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उनमें फूड परमानेंटली स्टोर होता है, बट केवल फूड नहीं होता सेल में, राइट? उसमें पानी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, फिर वो कहाँ स्टोर होता है सेल में? देयर हैज टू बी सम प्लेस कि जहाँ पे जो हमारे व्यर्थ पदार्थ है प्लांट के, एनिमल सेल्स के, वो स्टोर हो, पानी स्टोर हो, राइट? So that's the reason there is a particular plant cell organelle that keeps all these functions, that performs all these functions. Have you ever noticed why do plants look wilted when they do not get enough water? जब गर्मियां आती हैं, पौधों को पानी नहीं मिलता इतना ज्यादा, तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती है, पत्ते सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो गई है, ठीक है? Now, in a mature plant cell, there is always one large central nuclei, so large central vacuole. So let's
Look at this image. Okay, as you can see, this is a plant cell, and there's a large central vacuole. There's a large central vacuole. जब एक mature plant cell होती है बेटा, उसमें एक central large vacuole होता है, which is surrounded by a single selectively permeable membrane. जो single layered होता है and वो membrane selectively permeable होती है. The vacuole is filled with watery fluid called cell sap. बेटा वो fill होता है cell sap से, watery liquid substance होता है उसमें, ठीक है. उसमें इसलिए हमारा water होता है, minerals होता है, ठीक है. Vacuole store water, minerals, sugars and waste material. वैक्यूम का काम क्या होता है, जो शुगर हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको स्टोर करना. ओके, वैक्यूम स्टोर्स वाटर, मिनरल, sugars and waste material. So by storing a large amount of water, the vacuole helps maintain the pressure inside the cell and which keeps the plant cells warm. Very important है. जब हमारे मेच्योर प्लांट सेल होती है जिसको इनफ पानी मिलता है, तो बेटा जो वैक्यूल होता है वो इनफ पानी स्टोर करता है और अंदर से सेल को शेप को मेंटेन रखता है, सेल्फ को टर्जिड रखता है, उसकी शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है. उसको सूखने नहीं देता है, फटने में नहीं देता. अगर ज्यादा पानी हो तो फट जाएगी, तो उसको बैलेंस करके रखता है. When a plant does not get enough water, vacuoles loses water. जब प्लांट सेल को इनफ अमाउंट में पानी नहीं मिलता, तो हमारा वैक्यूल से पानी लूज होता है और सेल हमारी श्रिंक हो जाती है, विल्टेड नजर आती है, ठीक. सेल्स बिकम लेस फर्म एंड प्लांट्स गेट विल्टेड. When the plant does not get enough water, vacuole loses water and cell become less firm and plants get wilted. पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि वैक्यूल्स में इनफ पानी नहीं है. In animal cells, so in the animal cells, vacuoles are sometimes present. क्या? एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कभी कभार प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बड़े नहीं होते जितने एनिमल सेल्स में होते हैं. Although they are not as large as the plant cells, they help in the temporary storage of the materials. इनका काम क्या होता है भाई, स्टोरेज वाला, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स. See, do white flowers contain any pigments? Give regions. जो बेटा व्हाइट फ्लावर्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स होते हैं. देखो, दे डू नॉट हैव क्रोमोप्लास्ट. अगर क्रोमोप्लास्ट होते तो कलर पिगमेंट्स है, तो व्हाइट फ्लावर्स में ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, प्लास्टिड होगा ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट दे डू नॉट हैव क्रोमोप्लास्ट. ओके, draw a labeled schematic diagram of a cell. Okay, this is the labeled schematic diagram of a plant cell, as you can see. Okay, we have a large central vacuole, then there's a nucleus here, then there are chloroplast and mitochondria. Okay, and there's a cell wall. There is cell membrane. Now, let's move on to this threads of curiosity. So, in 2010, scientist named J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. Okay, ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर. They first studied the complete DNA sequence of a single bacterium called Mycoplasma mycoides. तो उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, उन्होंने क्या किया, उसका पूरा डीएनए स्टडी किया यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यूजिंग द कंप्यूटर्स. देन दे केमिकली सिंथेसाइज इट इन द लेबोरेटरी एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए. ओके, उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया था माइकोप्लाज्म माइकोइड्स, उसको स्टडी किया कंप्यूटर से, ठीक है, पूरा पूरा डीएनए. बेटा डीएनए कुछ नहीं होता, केमिकल्स होते हैं, थोड़ा शुगर होता है उसमें, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, सब कुछ केमिकल्स होता है, ठीक है. तो आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती. तो उन्होंने उसको एक्जैक्टली सिंथेसाइज किया, इसकी एग्जैक्ट कॉपी. ओके, यूजिंग द इन द लैब. ओके, एग्जैक्ट कॉपी सिंथेसाइज मेड इन लैब. ओके, उन्होंने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई लैब के अंदर. नाउ नेक्स्ट दे टुक द अनदर क्लोज रिलेटेड बैक्टीरियम. नाउ इन्होंने क्या किया, एक कोई क्लोज रिलेटेड बैक्टीरिया था, तो दूसरा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसका पहले एक कोई कजन हो या थोड़ा दूर का बैक्टीरिया, बट एक स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है बट जेनस वाज सेम काइंड ऑफ, ठीक है. जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए एंड बिकॉज रिलेटेड, जैसे चिंपैंजीज हो गए, राइट, दे आर क्लोज रिलेटेड. एंड अगर हम देखते हैं गिनी पिग्स एंड जो माइसिस होते हैं, दे आर आल्सो क्लोज रिलेटेड टू अस. तभी हम जितने मेडिसिन की टेस्ट्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किस पे करते हैं, माइसिस पे, देन चिम्प्स पे एंड देन एनिमल ह्यूमन बींग्स पे. तो उन्होंने कोई क्लोज रिलेटेड बैक्टीरिया लिया एंड दे रिमूव इट्स डीएनए, तो उन्होंने उसका सारा डीएनए निकाल दिया, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी जो उसकी चीजें थी ना, उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड उसकी सेल मेम्ब्रेन सबको इंटैक्ट रखा. देन दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल. तो, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेकंड सेल ली थी, बी सेल,
उसका सारा डीएनए निकाल दिया, डीएनए रिमूव। ओके, वो सेल को एज इट इज रखा। फिर उसमें जो पहली वाली सेल थी ना, जो माइक्रोप्लाज्म माइकोइड्स था, उसका डीएनए जो हमने बनाया था कंप्यूटर से, मैंने हमने वो इसके अंदर डाल दिया। डीएनए ऑफ माइक्रोप्लाज्म माइकोइड्स, जो हमने सिंथेटिक था, ठीक है। फिर हमने बनाया है भाई, उसको लैब में डिजाइन किया हर एक चीज को। नाउ आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड। इवन दो हमने सेल का ओरिजिनल डीएनए निकाल दिया है, ठीक है, द सेल स्टिल स्टार्टेड टू डिवाइड एंड ग्रो। तो ये जो बी सेल थी बेटा, वो बड़ी हुई, ठीक है, शेप में, साइज में, देन इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टोटल सेल्स, जिसमें भी डीएनए कॉन्सेप्ट जो हमने डाला है, इसका ओरिजिनल डीएनए इसके अंदर नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूली सिंथेटिक डीएनए एंड सेल की, देखो जो हमारा डीएनए होता है बेटा, इट कंट्रोल्स कि सेल को कितना ग्रो होना है, किस रेट से डिवाइड होना है, एवरीथिंग इज कोडेड बाय द डीएनए। और अब वो जो, जैसे मान लो कि पहले जो ओरिजिनल बी सेल थी बेटा, मान लो जो ओरिजिनल बी सेल थी, वो हर 48 घंटे में डिवाइड होती थी, 48 आवर्स में, ठीक है। दो टोटल सेल्स बनाती थी, ग्रो होती थी, दो टोटल सेल्स बनाती थी। पर जो हमने नया डीएनए डाला है, जो हमने सिंथेसाइज किया है, वो मान लो 5 घंटे में करता है, 5 आवर्स में। तो हर 5 घंटे में सेल ग्रो हो रही है, डिवाइड हो रही है। भले सेल का जो मटेरियल, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, वो पुराने वाला है, बट जो सेल की ग्रोथ है एंड उसकी जो डिवाइडिंग रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कौन कौन दर्शाता है, कौन निर्धारित करता है? हमारा डीएनए, हमेशा। ओके, नाउ दिस एक्सपेरिमेंट showed that DNA controls the structure and activities of a cell. Yes, जैसे इंसान का दिमाग उसको कंट्रोल करता है, काइंड ऑफ बैक्टीरिया में है, और हर एक सेल में उसको सेंट्रल चीज क्या है जिसको कंट्रोल करता है, दैट इज इट्स डीएनए, इट्स न्यूक्लियस। ओके, however scientists did not create a completely new cell from the scratch. of course उन्होंने न्यू सेल नहीं बनाई, कि उन्होंने कोई नई सेल नहीं बनाई कि भाई डीएनए अलग बनाया, साइटोप्लाज्म अलग बनाया, देन सेल मेम्ब्रेन अलग बनाया, तीनों को कंबाइन कर दिया, नहीं। उन्होंने कुछ सेल्स थी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उन्हें केवल डीएनए को स्वैप कर दिया, डीएनए को चेंज कर दिया। Okay? The only thing that synthesized was the DNA, and other part of the cells were taken from the already existing cells. जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, हमने उनको यूज किया, केवल डीएनए को स्वैप किया, और हमें क्या मिला कि डीएनए क्या, कौन कंट्रोल करता है बेटा, स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटी ऑफ सेल को? हमारा डीएनए, ठीक है। So this was the part 6 of this chapter. We are going to start with the part 7. I think this chapter will be over in 10 or 11 videos. I hope you like this video. I hope चीज़ें समझ आ रही हो, चीज़ें सेंस बना पा रही हो। चीज़ें भी थोड़ी लिमिटेड है मेरे पास, अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने अपना डिजिटल मोड, हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाया। सो thank you for being patient with me, and I'm going to see you in the next chapter, in the next video.